कि इस चुनाव पर बड़ा बड़ा मोदी 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 लिखा हुआ है इस बम्पर जीत के ऊपर। देवेंद्र पराशर वहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। देवेंद्र, आज सुनने लायक होगा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चुनाव को अपनी पार्टी के लिए मैसेजिंग के लिए अपने ऊपर लेकर के वो चले, अपनी बहुत पॉलिटिकल कैपिटल झोंकी इस चुनाव में। बिल्कुल सर, अब तकरीबन 14 रैली रोड शो इसके अलावा उन्होंने किया था, तो समझा जा सकता है कि ऐसे में इस प्रकार के नतीजे के बाद अगर पीएम आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय, जहां पर जब पार्टी की जीत होती है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो उस जीत के बाद पीएम मोदी का आना, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना और कार्यकर्ताओं के मार्फत पूरे देश की जनता को उस चुनावी नतीजे के बारे में क्या मैसेजिंग है ये बताना हमेशा से एक बड़ी पार्टी सी रही है। आज की अगर मैसेजिंग की बात कर ले सौरभ, तो पीएम का फोकस दो चीजों पे बहुत ज्यादा हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये जो मैंडेट है वो एक इंडिया के गवर्नेंस मॉडल के लिए मैंडेट है, ये केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का के लिए मैंडेट है, ये राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैंडेट है। और दूसरी चीज जरूर राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे कि आज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, उस दिन कांग्रेस पार्टी की ये जो दुर्गति है, कांग्रेस पार्टी की ये जो हालात हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ संदेश देंगे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी कि किस हाल में पहुंच गए हैं अपने एजेंडे के लिए। वो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा कि 2019 में किस प्रकार से उन लोगों ने प्रधानमंत्री चोर है राफेल को लेकर विवाद खड़ा किया और जनता ने कैसा मैंडेट दिया था। इस बार फिर से उन्होंने वोट चोरी करके चोरी जैसा नैरेटिव करने की कोशिश की और बिहार की जनता ने कैसा मैंडेट दिया है। तो बार बार इस प्रकार की मुंह की खाने के बाद क्या राहुल गांधी, क्या उनकी कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव में कोई कोर्स करेक्शन करती है या इसी प्रकार के कैंपेन को लेकर चलती है, इस बाबत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ राजनीतिक जंग मार सकते हैं, कुछ संदेश दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा चटक चीज ये नजर आएगी कि एक गवर्नेंस मॉडल को अगर इस प्रकार से मैंडेट मिल जाए, 2005 की बात कर लें, 2010 की बात कर लें, हालांकि 15 में दोनों अलग रहे थे, वहां बीजेपी को हार हुई, फिर 20 में साथ रहे, फिर जीत हुई, इस बार 25 में साथ है तो जबरदस्त 2010 वाली जीत हुई। तो उस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना, जो पीछे जिस जगह पे पीएम मोदी संबोधन करेंगे उसके ठीक पीछे जो होर्डिंग लगाया गया उसमें बिहार की जनता का धन्यवाद। मनोज तिवारी जो कि सांसद तो है दिल्ली से लेकिन बिहारी है और उनके गाने लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। इस पूरे माहौल को सौरभ अगर देखें तो बाहर लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया है कार्यकर्ताओं के लिए और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बिहारी वोटर्स न सिर्फ एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिहार में मायने रखते हैं, बल्कि दिल्ली की जो जीत हुई थी उसमें भी पूर्वांचली वोटर्स का एक बड़ा योगदान था और उस लिहाज से बीजेपी एक साथ एक दूसरे कई निशाने साथी है मैसेजिंग के तौर पे और उसी के लिए इंतजार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे प्रधानमंत्री निवास से, यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तकरीबन 7 बजे के आसपास। सौरभ, 7 बजे के आसपास। देखिए, 2 बिहार के लाल और 1 बिहार के दामाद यहाँ बैठे हुए, लिट्टी चोखा का स्टॉल लगा हुआ है बीजेपी मुख्यालय के बाद लगवाना चाहिए यहाँ पे। आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे देवेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था परजीवी पार्टी है, सहयोगियों से बस लेना आता है, सहयोगियों के दम पर चलना आता है। कैसे कहां ले आए राहुल गांधी अपनी पार्टी को, आप समझ रहे हैं? बिहार में AIMIM ट्रोल कर रही है कांग्रेस पार्टी को, ओवैसी ट्रोल कर रही है सर, पोस्ट किया हुआ है कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया वरना हम 15 सीट जीत रहे थे। कांग्रेस AIMIM कह रही है कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है। ट्रोल नहीं कर रही है सर, वो हकीकत लिख रहे हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत गंभीरता से लीजिए। उन्होंने मतलब आप देखिए उनका और कांग्रेस का सीट लगभग बराबर है, जबकि वो 20, 22, 24 सीटें लड़ रहे थे। 5 कांग्रेस अब 6 पे आ गई, AIMIM 5 पे है। तो वही तो 5, अरे 138 साल की पार्टी और कहां एक सांसद की पार्टी। तो अब आप इसमें करो, वो ठीक कह रही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास करके अगर ओवैसी साहब का जो राजनीति है और जिस तरीके की राजनीति करते हैं, अगर वो वाकई पूरे भारतवर्ष में इस तरह से अलग अलग कोनों में इस प्रकार से अगर अपना प्रभुत्व बनाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। आप इस चीज को वो तो देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने जब देश पर संकट आया था और सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो उस समय ओवैसी ने जो स्टैंड लिया था और ऐसे आदमी को एक्सट्रीमिस्ट कह के भी इन्होंने गड़बड़ किया, वो जो इसका जिक्र आपने खूब भुनाया ओवैसी साहब। लेकिन क्या है ना, मुझे लगता है अभी वोट शेयर आएंगे सर, तो मुसलमानों ने किसको वोट दिया, क्योंकि सीमांचल के इलाके में एनडीए ने भी बेहतर किया है।
अपने पूर्व के प्रदर्शन से शायद बेहतर किया है, ऐसा बेहतर किया। जैसे मैं 12 देख था, रहा मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो, हो गया। 16 तो अगर मुसलमानों ने, फिर उसमें यह देखना होगा कि मुस्लिम महिलाओं ने किसको वोट दिया, तो कुछ वर्जनाएं टूटेंगी मुझे लगता है बिहार के इस चुनाव से, कि क्योंकि सारे यादवों ने इस बार तेजस्वी जी को वोट नहीं किया है। यादव का वोट बड़े चंक में एनडीए के साथ गया है, क्योंकि एनडीए ने भी बड़ी संख्या में यादवों को टिकट दिया था, पहले भी देते रहे हैं, और इनके पास भी जैसे नंदकिशोर यादव का टिकट इन्होंने काटा इस बार पटना से, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिला। तमाम तरह के जाति समीकरण को इस बार बिहार ने ध्वस्त किया है। पूरा देश में जाति के आधार पर चुनाव होता है। आंध्र प्रदेश में से लेके रेड्डी, नॉन रेड्डी, वोक्का लिग्गा और क्या पता नहीं जो कर्नाटक लिंगायत, कर्नाटक में मराठा, गैर मराठा, बिहार को बिना मतलब बिहार को बिना मतलब बदनाम किया जाता है कि जाति के आधार पर वहां सब कुछ होता है। तो इस बार बिहार की जनता ने देश को बताया कि यह है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ वोटिंग, जिसमें आप जाति समाज से ऊपर उठकर अपने एस्पिरेशंस के लिए वोट डालो। और जो स्वप्न प्रशांत किशोर दिखा रहे थे